संप्रेषण के प्रकार। प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जनरल मैनेजमेंट बुक चल रही है बिना पब्लिकेशन की। संप्रेषण के प्रकार मौखिक, लिखित, औपचारिक, अनौपचारिक, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज समतल हो सकती हैं। पहला है मौखिक लिखित संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण में सूचना या संवाद को उच्चारण करके प्रेषित किया जाता है, जिससे मौखिक संप्रेषण कहा जाता है। इस माध्यम में दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष वार्तालाप, दूरभाष पर संगोष्ठियों में भाग लेकर तथा सम्मेलन में उपस्थित रहकर भी किया जा सकती है। नेक्स्ट है लिखित संप्रेषण में प्रायः पत्र, समाचार पत्र, परिचय पत्र, परिपत्र, डायरियाँ, हैंडबुक, सुझाव पुस्तक आदि का प्रयोग किया जाता है। लिखित संप्रेषण में विशिष्ट भाषा में सरलता, स्पष्टता, क्रमबद्धता तथा पूर्णता होनी चाहिए, अन्यथा इसका अधिक प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट है यह संकेषण का मौखिक और ये के लिखित। हेलो चिल्ला रहे हैं इसमें सभी। नेक्स्ट है दूसरा ऊर्ध्वाधर क्षैतिज समतल। यह जब संदेश का प्रवाह उच्च अधिकारियों से अधीनस्थ अधिकारियों को किया जाता है तो यह संप्रेषण क्षैतिज संप्रेषण कहलाता है। यह संप्रेषण लिखित या मौखिक दोनों प्रकार का हो सकता है तथा इसमें व्याख्यान, निर्देश, दूरभाष पर संदेश, स्लाइड का प्रदर्शन, घंटी बजाकर सूचना। मौखिक संप्रेषण में लिखित संदेश पत्र, मेमो, बुलेटिन लिखित संप्रेषण में शामिल किए जाते हैं। जब संदेश का प्रवाह अधीनस्थों के उच्च अधिकारियों की ओर भेजा जाता है तो यह संप्रेषण ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वगामी संप्रेषण कहलाता है। जब इस प्रकार का संप्रेषण लिखित या मौखिक रूप से हो सकता है, इसमें प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार, सभा सम्मेलन एवं आपसी परामर्श ऊर्ध्वाधर संप्रेषण के मौखिक रूप हैं तथा लिखित रिपोर्ट, आपत्तियां लिखकर देना, सुझाव लिखकर देना, संप्रेषित लिखित संप्रेषण आदि शामिल हैं। समतल संप्रेषण जब समान स्तर के कर्मचारियों, अधिकारियों या विभागाध्यक्षों के बीच संप्रेषण होता है तो उसे समतल संप्रेषण कहते हैं। यह भी लिखित एवं मौखिक दोनों रूप से हो सकता है, लेकिन इसका प्रयोग परिस्थिति अनुरूप किया जाता है। औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण संगठन में जो भी संप्रेषण होता है उसे विस्तृत रूप से अनौपचारिक व औपचारिक भागों में विभाजित किया जाता है। औपचारिक संप्रेषण वह है जो संगठन के विभिन्न कर्मचारियों के मध्य संबंधों के कारण प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात जब संदेश भेजने वाले तथा संदेश पाने वाले के बीच औपचारिक संबंध रहते हैं तो संप्रेषण भी औपचारिक ढंग से लिखित रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है थिल और बॉबी के कथन अनुसार औपचारिक संप्रेषण का वह प्रवाह जो आदेश की एक शासकीय कड़ी का अनुरूप करता है, इसलिए इसे उचित प्रक्रिया या श्रृंखला के अनुसार संप्रेषण भी कहते हैं। नेक्स्ट है संगठन में औपचारिक संप्रेषण में कई प्रकार पाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। एकल श्रृंखला, सिंगल चेन। यह तंत्र एक पर्यवेक्षक तथा उसके अधीनस्थ के मध्य स्थापित होता है, क्योंकि संगठन संरचना में बहुत सारे स्तर उपलब्ध होते हैं। संप्रेषण का प्रवाह एकल श्रृंखला के द्वारा प्रत्येक पर्यवेक्षक से उसके अधीनस्थ की ओर होता है। चेन श्रृंखला पहला है इसमें चेन श्रृंखला। चक्र श्रृंखला में सभी अधीनस्थ सिर्फ एक अधिकारी के मध्य से ही संप्रेषण प्राप्त करते हैं तथा एक अधिकारी उस चक्र श्रृंखला का केंद्र बिंदु होता है। साथ ही साथ अधीनस्थों
को आपस में संप्रेषण करने की अनुमति नहीं होती है। नेक्स्ट है गोल श्रृंखला। इस श्रृंखला में संप्रेषण एक गोले में ही प्रसारित होता है। हर व्यक्ति केवल अपने साथ के 2 व्यक्तियों के साथ ही संप्रेषण कर सकता है। यह संप्रेषण तंत्र सबसे धीमा माध्यम है। नेक्स्ट है स्वतंत्र प्रवाह श्रृंखला, फ्री फ्लो चेन। इस श्रृंखला में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विचारों का आदान प्रदान करने हेतु स्वतंत्र होता है। यह संप्रेषण श्रृंखला का सबसे तीव्रतम स्वरूप है। नेक्स्ट है ब्लोफ श्रृंखला, इनवर्स सीरीज। इसमें अधीनस्थ सिर्फ अपने एकदम ऊपर के अधिकारियों व उसके ऊपर के अधिकारियों के मध्य ही संप्रेषण करते हैं तथा यह केवल निर्धारित श्रृंखला में ही संप्रेषण करते हैं। नेक्स्ट है औपचारिक संप्रेषण। व्यक्तियों एवं समूहों के मध्य होने वाले संप्रेषण जो आधिकारिक तौर पर नहीं होते हैं उन्हें औपचारिक संप्रेषण कहा जाता है। इसके अंतर्गत विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है इस तरह के संप्रेषण को अंगुलीलता संप्रेषण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सूचनाएं अंगुलीलता द्वारा संगठन में सभी तरफ बिना किसी आधिकारिक स्तर पर संप्रेषित होती हैं। अर्थात अंगुलीलता औपचारिक संप्रेषण स्रोतों को नहीं अपनाते हैं। औपचारिक संप्रेषण की आवश्यकता कर्मचारियों के मध्य विचारों का आदान प्रदान करने हेतु तब पड़ती है जब संप्रेषण औपचारिक संप्रेषण के माध्यम से पूर्ण नहीं होता है। जब संप्रेषण औपचारिक संप्रेषण के मध्य से व्यक्त किया जाता है, जैसे संगठन में 2 कर्मचारियों के मध्य आपसी वार्तालाप को अनौपचारिक संप्रेषण के मध्य से किया जाता है। अनौपचारिक संप्रेषण में एक हरी श्रृंखला, गपशप, अफवाहें, समूह संभाव्यता को संप्रेषण माध्यम का प्रयोग निम्नलिखित तरीकों में दिए गए माध्यमों द्वारा समझा जा सकता है। प्रभावी संप्रेषण में आने वाली बाधाएं। 1. प्रभावी संप्रेषण के मध्य से बंधकों को संप्रेषण करने में बहुत सहजता होती है। इससे वह अपनी बातों को जिस स्वरूप में अधीनस्थों तक पहुंचाना चाहते हैं उसी स्वरूप में पहुंच पाती हैं। किंतु कभी कभी संप्रेषण के मध्य अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं जो संप्रेषण के कार्य में अवरोध डालती हैं। ये बाधाएं निम्नलिखित हो सकती हैं। पहला है सांकेतिक बाधाएं, दूसरा है मनोवैज्ञानिक बाधाएं, तीसरा है सांगठनिक बाधाएं, चौथा है व्यक्तिगत बाधाएं। पहला है सांकेतिक बाधाएं, प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज। संप्रेषण में इस बात का बहुत महत्व होता है क्योंकि संदेश को जिस संकेत में भेजा गया है प्राप्त करने वाले को उसी संकेत में प्राप्त होना आवश्यक है। सांकेतिक बाधाओं के अंतर्गत निम्न बाधाएं आ सकती हैं। पहला है का संकेत के संदेश की अनुपयुक्त अभिव्यक्ति। कई बार प्रबंधक अधीनस्थों को निर्देश अर्थ ठीक से नहीं समझा पाते हैं। यह समस्या संदेश की अनुपयुक्त अभिव्यक्ति, अपर्याप्त शब्द भंडारण अथवा अनावश्यक शब्दों के कारण हो सकती है। नेक्स्ट है विभिन्न अर्थों सहित संकेतक। एक शब्द के बहुत से अर्थ हो सकते हैं अतः प्राप्तकर्ता को शब्द के उसी अर्थ को समझना कठिन होता है जो प्रेक्षक उसे समझाना चाहता है। नेक्स्ट है त्रुटिपूर्ण अनुवाद। कुछ परिस्थितियों में संप्रेषण का मसौदा मूल रूप से किसी एक भाषा में तैयार किया जाता है। उसे कर्मचारियों या अधिकारियों का समझने हेतु अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। इस अनुवाद के समय त्रुटिपूर्ण अनुवाद के कारण संदेश का मूल अर्थ नष्ट हो जाता है। इसे मूल
संदेश इसमें मूल संदेश समझने में कठिन होता है। नेक्स्ट है अस्पष्ट संकल्पनाएं। संप्रेषण की विभिन्न प्रकार की संकल्पनाएं हैं जो विभिन्न व्यवस्थाओं के कारण हो सकती हैं। जैसे एक अधिकारी अपने अधीनस्थ को निर्देश देता है कि मेरे अतिथि का ध्यान रखो। अधिकारी का आशय है कि अधीनस्थों को यातायात, खाना, रहने की व्यवस्था का ध्यान रखना है। जब तक वह चला ना जाए, अधीनस्थ की व्याख्या कुछ अन्य भी हो सकती है। नेक्स्ट है शारीरिक गतिविधियाँ। यह गतिविधियाँ भी कुछ ना कुछ प्रेषित करती हैं। प्रेषक के शरीर के हाव भाव तथा संकेत संदेश देने वाले में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि शारीरिक गतिविधियाँ और संकेतन में समन्वय ना हो तो संप्रेषण का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन फिजिकोलॉजी। इन कारणों से भी संप्रेषण में बाधाएं आ सकती हैं। संगठन में निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक बाधाएं हो सकती हैं। पहला है असमय मूल्यांकन। संदेश का मूल्यांकन उसके तय समय के पूर्व भी करना उसका गलत अर्थ निरूपित कर सकता है। अर्थात संदेश जिस समय काल के लिए दिया गया है उसी समय काल में उसका मूल्यांकन करना आवश्यक है। काय संप्रेषण के प्रसार में लोक संप्रेषण विभिन्न स्तरों में प्रसारित होता है। उत्तरोत्तर संप्रेषण का प्रसारण परिणाम संदेश का क्षय अथवा अशुद्ध सूचना प्रतिफल होता है। यह दोष अधिकतर मौखिक संप्रेषण में पाया जाता है। नेक्स्ट है अविश्वास। संप्रेषण तथा संदेश प्राप्तकर्ता के मध्य अविश्वास एक बड़ा बाधक हो सकता है। अगर दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं तो संदेश का मूल अर्थ वे नहीं समझ सकते हैं। नेक्स्ट है असावधानी। अगर संदेश प्राप्तकर्ता का मन या ध्यान किसी अन्य वस्तु पर केंद्रित हो तो वह संदेश के मूल अर्थ को ठीक नहीं समझ सकता। नेक्स्ट है सांगठनिक बाधाएं। प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रक्चर। वे कारक जो सांगठनिक संरचना, नियम, अधिनियम आदि से संबंधित हों संप्रेषण में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। उनमें निम्न बाधाएं इस प्रकार हैं। पहला है इकहरी श्रृंखला। इसके अंतर्गत दो व्यक्तियों के मध्य विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे दो व्यक्तियों के आपसी वार्तालाप को शामिल किया जा सकता है। गपशप, अफवाहें। इस प्रेषण में दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति को सूचना प्राप्त होती है जिसमें विषय वस्तु का विशेष ध्यान न देकर उसके प्रभावों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है समूह। इस प्रकार के संप्रेषण में किसी विशेष समूह के अंतर्गत किसी विषय पर विशेष रूप से विचार विमर्श कर उसके निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। यह अनौपचारिक संप्रेषण का सबसे लोकप्रिय व सार्थक माध्यम है। नेक्स्ट है संभाव्यता। इस संप्रेषण में भविष्यगत योजनाओं के विषय में विचार विमर्श किया जाता है उसमें विषय वस्तु के से संबंध में कभी कभी पूर्ण ज्ञान नहीं होता लेकिन उसका अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है संगठन की नीति। अगर संगठन की नीति सुव्यवस्थित संप्रेषण के स्वतंत्र प्रवाह में सहायक नहीं है तो संप्रेषण की प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है नियम तथा अधिनियम। कठोर नियम व बेमतलब के अधिनियम प्रभावशील संप्रेषण के मध्य बाधाएं उत्पन्न करते हैं। संगठन के संरचना। संप्रेषण का मूल आधार संगठन की संरचना होती है। यदि संगठन में संरचना एक ही स्वरूप होती है तो संप्रेषण में
अनेकों बाधाएं आ सकती हैं। पद अधिकारियों के पद अधीनस्थों के मध्य मनोवैज्ञानिक दूरी को बढ़ाते हैं अतः प्रभावी संप्रेषण में यह बाधा भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत बाधाएं, प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल। संप्रेषण तथा संदेश प्राप्तकर्ता के मध्य प्रभावी संप्रेषण में व्यक्तिगत रूप से बाधाएं आ सकती हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है सत्ता का भय। पद का दुरुपयोग कर अधिकारी अपने अधीनस्थ के समक्ष सत्ता का भय उत्पन्न कर सकता है जो प्रभावी संप्रेषण में मूल कारक होता है। अधीनस्थों पर विश्वास का अभाव। इस प्रायः यह देखा गया है कि उच्च अधिकारी संगठन के अंदर अपने अधीनस्थों पर पूर्णतः विश्वास नहीं करते। इस कारण भी एक प्रभावी संप्रेषण स्थापित नहीं हो पाता है। संप्रेषण की अनिच्छा। संप्रेषण में कभी कभी यह देखा गया है कि अधीनस्थ अपने अधिकारियों के साथ संप्रेषण करने हेतु मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं, किंतु अधिकारी द्वारा व्यर्थ में संप्रेषण किया जाता है। इस स्थिति में संदेश का मूल अर्थ अधीनस्थ प्रायः ग्रहण नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है प्रोत्साहन का अभाव। प्रभावी संप्रेषण के लिए अभिप्रेरणा का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना इसके प्रभावी संप्रेषण स्थापित नहीं किया जा सकता है। यह अभिप्रेरणा मौद्रिक सकारात्मक या नकारात्मक स्वरूप में भी हो सकता है। नेक्स्ट है औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर।